अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। अभी स्कूल खुलने लगे हैं मंडे से और सारे के सारे बच्चों को पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। अब वो बच्चों का पेट का दर्द तो पता नहीं असल है कि नहीं है, लेकिन बहुत सारे बड़े भी जो आजकल हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पेट का दर्द रहता है, पेट की तकलीफ रहती है, खाना ऊपर की तरफ आता है, गैस हो रही होती है, ब्लोटिंग हो रही होती है, पेट फूल रहा होता है, बदहजमी होती है, क्योंकि सर्दियों में मूवमेंट भी काफ़ी कम हो जाती है, पानी भी काफ़ी कम हो जाता है और लोग सबके सब जो है वो ठिठर के जो है वो कंबल के अंदर जो होते हैं और उसमें जो है उनको फिर मज़ीद बदहज़मी के इश्यूज़ होने लगते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस दफ़ा हम अपने प्रोग्राम में इनवाइट करें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, माहिर हैं वो मैदे के भी और जिगर के भी, डॉक्टर हैदर अब्बासी को, और उनसे डिस्कस करेंगे इन टोटल डिटेल कि क्या होती हैं ये वजूहात, किस वजह से हमें बदहज़मी होती है, जिगर के मसाइल होते हैं जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा इग्नोर किए जाते हैं। कभी कब्ज़ होती है, कभी पेचिश होती है, पेट मुस्तकिल ख़राब रहता है और पेट में अजीब सी क्रैम्पिंग भी होती रहती है और डॉक्टर के पास हम तब जाते हैं जब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हैदर, आपने हमें आज मॉर्निंग में ज्वाइन किया है। अब आप बताइए कि ये जो पेट का दर्द है, ये तो ऑलमोस्ट हर इंसान को कभी ना कभी तो पेट का दर्द रहता ही है, लेकिन हमारे यहाँ आजकल स्ट्रेसफुल कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं, लोग हर वक्त ऑफिस में बैठे रहते हैं, स्ट्रेसफुल न्यूज़ देखते रहते हैं 24 घंटे, तो उनको बहुत ज़्यादा ये कंप्लेन होना शुरू हो गई है क्रैम्पिंग की, डायरिया की, कॉन्स्टिपेशन की। तो ये क्या रीज़न है? देखें, पेट का दर्द बड़ा कॉमन है और अक्सर लोगों में होता है, लेकिन जब ये लंबे अरसे के लिए रहे और फिर कुछ और इसके साथ अलामात हों, बिलखसूस वज़न गिर रहा हो या लंबे अरसे से कॉन्स्टिपेशन चल रही है, डायरिया चल रहा है और कोई ब्लड आ रहा है स्टूल में, तो और भी बहुत सारी अलामात होती हैं इसके साथ जिनको देखना होता है। और अक्सर तो जैसे आपने बताया कि टेंशन की वजह से वो IBS होता है, अच्छा। जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन अगर कोई और अलामात हैं जिन्हें हम रेड साइंस कहते हैं, जो मैंने मेंशन की, अगर ऐसी अलामात आती हैं तो फिर ज़रूरी होता है कि इसकी प्रॉपर तशख़ीस की जाए, क्योंकि पेट का दर्द जो है बिल्कुल किसी आम सी वजह से भी हो सकता है, लेकिन किसी ख़तरनाक वजह से भी हो सकता है। अच्छा। तो जब आपको एक लंबे अरसे तक पेट का दर्द रहे तो ज़रूर आपको इसको चेक करवाना अच्छा, चाहिए। जब आप कहते हैं कि ख़तरनाक अलामात हो सकती हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे 50 के अबव या 40 के अबव कब हमें रेगुलरली जाके अपना टेस्ट कराना चाहिए, और वो कौन से टेस्ट हैं, स्टूल टेस्ट हैं, कौन से टेस्ट हैं जो हमें बताएंगे कि खुदा न खास्ता हमारी आंतों के अंदर कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है। और स्पेसिफिकली अलामात में आपने कहा वज़न गिरना, साथ खून का आना, तो ये खून का आना कैसे डिटेक्ट होगा? जी, देखें, जब आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो जाए तो हमारे यहाँ तो चूँकि डिज़ीज़ बर्डन इतना ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ भी कम है, लोगों के लिए अफोर्ड करना भी मुश्किल होता है कि हम तभी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं जब कोई वाज़ेह अलामात आ रही हों, जब कोई ज़्यादा मसला होता है। आइडियली तो 50 साल की उम्र में आपको अपनी कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए ताकि आपकी आंतों का मायना हो सके, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम वक्त से पहले उसको तशख़ीस उसकी हो जाए और उसका इलाज हो जाए। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ चूँकि मैंने जैसे बताया कि रिसोर्सेज़ की कमी है, तो एटलीस्ट जिन लोगों को अलामात आ रही हैं उनको तो ज़रूर करवाना चाहिए। जैसे एक बड़ी कॉमन हमारे यहाँ देखा गया है कि पाखाने में अक्सर लोगों को खून आता है, तो ना पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, ना वो किसी से डिस्कस करता है, या वो शर्मा रहा होता है, या फिर जो इर्द गिर्द के हमारी मिथ्स हैं और अक्सर कहते हैं बस आपको बवासीर का मसला है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और लोग ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि बस कुछ ऐसा ही है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जब 2-2.5 साल बाद वो हॉस्पिटल आया और इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो तो कुछ और था, और वो खुदा न खास्ता आंत में कैंसर था और वो अब फैल चुका है, वो ट्रीटमेंट जो है उसके लिए अब स्टेज से काफ़ी आगे जा चुका है वो। तो इसलिए जब भी आपको कोई ऐसी अलामात हैं जिसमें मैंने रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको पाखाने में खून आता है, आपका वज़न जो है वो खुद से गिर रहा है, आपको पेट में लंबे अरसे से दर्द रह रहा है, आपको लंबे अरसे से कब्ज़ रह रही है, आपको पेचिस रह रहे हैं, तो आप ज़रूर एक दफ़ा अपने मॉलेज से मायना ज़रूर करवाएं। अच्छा, जब हम डरते हैं कोलोनोस्कोपी से, तो मुझे बताइए ना, लोगों को ये डर होता है कि कोलोनोस्कोपी के कैमरा जाएगा तो कहीं आंतें फट ना जाए या परफोरेट ना हो जाए या कुछ हो ना जाए उधर टेबल पे, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि वाकई इससे डरना चाहिए या ये जो प्रोसीजर है ये ठीक है, करा सकते हैं, इतना डरावनी नहीं है? जितने भी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं, वैसे कहने को तो आप देखें हर चीज़ के कुछ रिस्क होते हैं, और लेकिन एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी जो कि बिल्कुल बेसिक प्रोसीजर्स हैं, ये कोई आपका कोई सर्जरी नहीं हो रही, कोई आप पे कोई कट नहीं लगा रहा, कोई आपका इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक मायना है आपका, एक कैमरे के ज़रिए आपके मैदे का और आपकी जो आंत है उसका मायना किया जाता है, तो इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं, ये भी सुनने को आता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि जो एंडोस्कोपी करवा ले वो नहीं बचता या वो मज़ीद बीमार हो जाता है, तो ये सिर्फ मिथ्स हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। हम डेली बेसिस पे बहुत से मरीज़ों की एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी कर रहे होते हैं, आज तक हमने कोई इस तरह का
बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं अच्छा, देखी। जब ये करते हैं आप कोलोनोस्कोपी और फॉर एग्जांपल निकल आता है आपका कोलन का कैंसर, तो थोड़ा सा लोगों को बताइए कि किस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि उस वक्त पे ही आपने डिटेक्ट कर लिया और फिर कोलन के कैंसर की सर्जरी हो गई तो फिर वो कहीं नहीं फैलेगा, क्योंकि तभी लोग कराएंगे ना कि भाई हम कैंसर से बच सकते हैं, तो वो सक्सेसफुल होती है सर्जरी और निकाल देना ठीक होता है आंत को। देखिए, जब आपको आंत से खून आ रहा है तो सबसे पहले तो कोलोनोस्कोपी जो है वो आपको ये बता देगी कि आया आपको ये खून किसी कोई खुदा न खासा ट्यूमर है उस वजह से आ रहा है, कोई अल्सर है, कोई पोलिप है, या ये वाकई बवासीर की वजह से आ रहा है। तो एक तो आप वहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसका सोर्स क्या है। अब तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, अगर कोई ट्यूमर, कोई ग्रोथ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये कुछ है भी तो उसी वक्त जो डॉक्टर आपकी कोलोनोस्कोपी कर रहा होता है वो उसकी बायोप्सी ले लेता है और उसको टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें वो कंफर्म हो जाता है कि ये जो ट्यूमर है इसकी नोयत क्या है। और फिर मज़ीद टेस्ट करके, अभी चूँकि डिजीज़ ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ होता तो बर वक्त इलाज हो जाता है और आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर इसी को आप डिले करते रहते हैं सालों तक तो फिर चीज़ें हाथों से निकल जाती हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये है कि आपने डिले बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये तो आपने कहा कि आईबीएस इसमें होता है कोलन कैंसर में। अब आईबीएस जो है जिसमें कि कोई ग्रोथ नहीं होती, खून नहीं आ रहा होता है, लेकिन ब्लोटिंग भी होती है, पेट में दर्द भी होता है, उसका क्या तरीका है डायग्नोज करने का भी और फिर इलाज क्या है उसका, ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है? जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है बहुत ज़्यादा कॉमन है और आजकल चूँकि लोगों में स्ट्रेस और भी ज़्यादा है तो और ज़्यादा पेशेंट देखने को मिलते हैं। इसमें आपको पेट में कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, कुछ लोगों को मोशन हो रहे होते हैं, कुछ लोगों को कब्ज़ रहती है और कुछ लोगों में सारी अलामात मिक्स आ रही होती हैं। और खाते ही जैसे पेट फूल जाना, गैस का भर जाना, इस तरह की अलामात उनमें मिक्स आ रही होती हैं। अच्छा, इसमें जो हिस्ट्री की बेस पे हम थोड़ा असेसमेंट कर लेते हैं। इसमें चूँकि आईबीएस में बेसिकली आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं चल रही होती बल्कि ये आपके जहन से इसका ताल्लुक़ होता है। तो आपका ना वज़न गिरता है, आप में वो कोई रेड साइन नहीं है, ना आपको ब्लड आएगा, ना आपका वज़न गिरेगा और आपके जितने भी ब्लड टेस्ट होंगे, बेसिक आपके टेस्ट होंगे, वो नॉर्मल आएंगे। फिर अगर ज़रूरी समझा जाए तो इसमें भी बेसिकली डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है कि आपने बाकी सारी चीज़ें रूल आउट कर ली और आपने तसल्ली कर ली कि इस मरीज़ को कोई मसला नहीं है, तो फिर आप सेफली कह सकते हैं कि इसको आईबीएस है। और फिर उसके लिए भी मेडिसिन भी दी जाती हैं, पेशेंट की काउंसलिंग भी की जाती है और कुछ और मैयर्स भी हैं जिनके ज़रिए इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो इसमें ये जो दिया जाता है जैसे लीवोसल्प्राइड है और लोग कहते हैं कि भाई ये एंटी डिप्रेसेंट भी है या कोई और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं, इनका रोल क्या है? ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए फॉर आईबीएस? बिल्कुल, इसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं जैसे आपने मेंशन कि इनका रोल है। इसके अलावा फिर और भी ऐसी टेक्निक्स हैं। समटाइम्स हमें साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करना होता है और आपके सिम्टम्स बेहतर बन सकते हैं। बेसिकली पेशेंट को समझाना होता है और एक दफ़ा तसल्ली कर लेनी होती है कि कहीं कोई और चीज़ ना चल रही, क्योंकि ऐसे भी होता है कि बाज़ वक़्त आपको कोई बीमारी चल रही होती है और यंग पेशेंट होता है तो वो खुद भी एज्यूम करते हैं और डॉक्टर भी ये समझ रहा होता है कि ये यंग है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन समटाइम्स चीज़ें मिस डायग्नोज हो रही हैं। जो गैस होती है, गैस कौन से ऐसे खाने होते हैं जिनसे पहले कॉलर ले लेते हैं फिर वापस आते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं तो फातिमा बोल रही हूँ मियाँ वाली से। जी पूछिए फातिमा। जी जी, मुझे भी गैस का बहुत मसला रहता है और आंतों में आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है बात दफ़ा ना। और उम्र कितनी है आपकी? मेरी है 51। खाने के बाद आती है, खाली पेट आती है? खाली पेट बहुत ज़्यादा आती है सुबह नमाज के टाइम। ठीक है। और आपको कोई शुगर या ब्लड प्रेशर या कोई और इस तरह की बीमारी है? ब्लड प्रेशर का तो है मसला रहता है, कभी ठीक कभी सही। लेकिन ये है कि मेरा बड़ी आंत का ऑपरेशन भी हुआ था, बवासीर। पहले तो हम समझते थे, अब पता नहीं वो बवासीर मतलब क्या होती है नहीं पता, बड़ी आंत का जख्म होता है, हमें तो नहीं पता। तो मेरा ऑपरेशन हुआ था जामिया वाले में। ठीक है। 10 साल हो गए तो मुझे तकलीफ होती थी। ठीक है। अच्छा, आपको पाखाना काले रंग का तो नहीं आता या पाखाने में खून आता हो या आपका वजन कम हुआ हो एकदम से? नहीं, वजन तो जहाँ से है वही है, नहीं है मेरा ना कम ना ज्यादा। ठीक है। और पाखाना भी मतलब काला तो नहीं लेकिन कभी कभी ठीक नहीं होता सही। ठीक है। ठीक है। चलिए आप आंसर सुनिए, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, जैसे ये बता रही हैं आप, इनमें कोई रेड साइंस ऐसे नहीं है, जैसे वेट नहीं गिरा इनका और फिर ब्लड भी नहीं आ रहा, स्टूल ब्लैक नहीं आ रहा, तो लाइकली मैदे की सोजन है इनको। अच्छा। और उसकी इनकी हिस्ट्री डिटेल में लेनी होगी, इनके कुछ टेस्ट करवाने होंगे, मायना करके बेहतर बताया जा सकता है। लेकिन ये अपने किसी करीबी मैदे के मॉलेज को एक दफ़ा चेक करा लें, बेसिक टेस्ट करके वो रूल आउट कर लेगा कि कोई इनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो इनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देगा जिससे ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा, बाकी खाने की हद तक कुछ इनको ख्याल करना होगा कि एक तो खाना खा के फ़ौरन आपने लेटना नहीं है, कम से कम 2 घंटे का वक्फा रखें। अपना शुगर का टेस्ट भी ज़रूर करा लें, क्योंकि बाज़ का तो उसकी वजह से भी मैदा और आंतें आहिस्ता चल रही होती हैं। फिर खाने में ये चिकनाई
जो तली हुई चीज़ें होती हैं ठीक। वो ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं वो बड़ी देर से हज़म होती हैं और मैदा बहुत देर से खाली होता है, तो उसमें ऐसी अलामात ज़्यादा हो जाती हैं। और रेगुलर वॉक शुरू करेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा कि इनके पेट में से आवाज़ें आती हैं, तो क्या ये पेट में से आवाज़ें आना नॉर्मल है या मतलब इन्हीं वजूहात की वजह से? और फिर इन्होंने ये भी कहा ना कि इनकी आंतों का ऑपरेशन हुआ था पहले। एक तो थोड़ा सा लोगों को ये बता दीजिए कि जैसे ऑपरेशन के बाद जो एडिशंस बन जाते हैं, जुड़ जाती हैं आंतें, उनमें क्या होता है, और जो इनको बवासीर के साथ कन्फ्यूजन है कि बवासीर है कि नहीं, उसका डिफरेंस बता दें। जी, एक तो ये थोड़ा क्लियर उन्होंने नहीं बताया कि सर्जरी किस चीज़ की हुई थी। जैसे वो बता रही, मेरे ख्याल है बड़ी आंत का कोई उन्होंने बवासीर की सर्जरी हुई थी। अच्छा। क्योंकि अगर आंत की हुई होती तो उसमें कोई बीमारी डायग्नोज हुई होती, उनको पता होता कि आंत में क्या मसला था। ठीक है। तो अगर तो आंत का कोई ऑपरेशन हुआ था, वो तो फिर कोई और बीमारी है जिसके हमें इनका रिकॉर्ड चेक करके आइडिया होगा कि वो क्या इशू था। अगर बवासीर का ऑपरेशन हुआ था तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बस अपनी ये लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो ये बेहतर हो जाएंगी। बाकी जो आपने कहा कि पेट से आवाज़ें आती हैं, बिल्कुल नॉर्मली है। उसमें भी देखना होता है कि आया बिल्कुल सिंपल सोजन की वजह से या पेट में गैसेस जब ज़्यादा बनती हैं, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होती है, वो वजह है, या कोई खुदा न खासा कोई रुकावट आ रही है आंतों में, जैसे आपने कहा एडियंस बनती है, उसमें भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, जब आप बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को जैसे एच पाइलोराई भी है, दूसरे भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इसके लिए ये जो कोर्स होता है एंटीबायोटिक्स का, ये कितने अरसे के लिए करना, और वो कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो ज़रूरी हैं, और टेस्ट भी बता दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर की कंप्लेंट होती है। अच्छा, इसमें यह कि एक जो एच पाइलोरी है, इसने बहुत खौफ व हरास फैलाया हुआ है। नो डाउट कि ये एक मैदे का जरासीम है और अगर पॉजिटिव है ट्रीट करना चाहिए। लेकिन इसका पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा खौफ है और वो डर जाते हैं। और चूँकि 70% तक यंग लोगों में आपका जो मैदा और जो आपकी आंत है वो आपके माइंड का उस पर काफ़ी रोल होता है, 70% तक। तो एच पाइलोरी भी कुछ सिम्टम्स कॉज कर रहा होता है, लेकिन जब पेशेंट स्ट्रेस का ज़्यादा इसमें रोल होता है तो वो इसका और भी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमें पता नहीं एच पाइलोरी हो गया तो अब पता नहीं क्या होगा। तो वो इतना एच पाइलोरी नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता जितना उनका स्ट्रेस और सोच उनको नुकसान पहुंचा रही होती है, जो अक्सर मैंने पेशेंट्स में देखा है। तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एच पाइलोरी पॉजिटिव आता है तो पेशेंट डॉक्टर आपको उसकी एंटीबायोटिक्स का कोर्स देगा, जिसमें डिफरेंट रिजीम्स हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं। वो डॉक्टर आपका बेहतर डिसाइड कर सकेगा आपकी चीज़ें देखते हुए, और वो इरेडिकेट हो जाता है। इसी तरह बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ है तो उसकी भी बिल्कुल इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल हैं, वो भी वो पूरा कोर्स करना होता है। एक और कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, कट गई है कॉल, सॉरी। अच्छा, अब हम जब गैस की बात कर रहे थे तो क्या ये सच है कि अगर जो लोग खाना खाते हुए बात करते हैं या स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं या च्युइंगम खाते हैं और बहुत ज़्यादा हवा अंदर लेते हैं या सांस, तो उसकी वजह से भी गैस होती है और इसको भी अवॉइड करना चाहिए कि नहीं? और हाँ जी बिल्कुल, ये भी एक कंडीशन है जिसको एरोफेजिया कहा जाता है कि कुछ लोग हवा को बेसिकली खा रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसमें ऐसे होता है, फिर उन लोगों का काउंसलिंग करनी होती है, उन लोगों को ये समझाना होता है, क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता, वो अनकॉन्शियसली ये कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो हम कहते हैं कि गैस के लिए कुछ चीज़ें लेनी चाहिए, फॉर एग्जांपल कावा हो गया या मेथरे हो गए या सौंफ हो गए, इनका रोल है या कोई स्पेसिफिक जैसे पेपरमिंट ऑयल या इन चीज़ों का रोल है, और क्या ले सकते हैं लोग गैस को रिलीव करने के लिए? देखें, उसमें बजाय कि आप पहले उसकी सोल्यूशन रेमेडी आप देखें, उससे पहले कि वो क्या चीज़ें जो ये कॉज कर रही हैं। ठीक है। तो पहले तो हमारी जो डाइट है वो बहुत अनहेल्दी है, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें यूज़ की जाती हैं हमारे यहाँ। अच्छा। तो सबसे पहले तो आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें कि हम अपनी आदत बना लें कि हमें ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी या घी का इस्तेमाल कम करना है। उसके अलावा फिर जो खाना खा के फ़ौरन लेट जाना, ये भी एक बड़ा कॉज है। फिर हम बहुत सी अननेसेसरी मेडिसिन खा रहे होते हैं, जैसे पेन किलर्स, स्टीरॉइड्स, बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं, इवन कुछ देसी हकीमी मेडिसिन होती हैं जिनमें हमें पता भी नहीं होता कि इनमें क्या डाला हुआ है, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो पहले तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। फिर इसके अलावा अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं, आप डॉक्टर से एक दफ़ा असेसमेंट अपनी ज़रूर करवा लें। चलिए कॉलर पहले ले लेते हैं, फिर वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप, क्या हाल है आपका, क्या सवाल पूछेंगे आप? मिसेस फ़हीम इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब से ये पूछना है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने ये पूछना है कि एक कभी कभी डकार बंद हो जाता है, डकार नहीं होता, वो नहीं आता, तो आगे पीछे सीने में दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है, आपकी कितनी उम्र है? जी, कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो मेरी 60 साल है, लेकिन अक्सर ये बच्चों में भी ऐसे होता है कि डकार बंद हो जाता है ना किसी का भी, तो वो फिर फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? ठीक है। अच्छा, आपका कभी कोई अल्ट्रासाउंड हुआ है पेट का? जी जी, मेरा हुआ है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम आया है? नॉर्मल है वो? नॉर्मल है। ठीक है। इसके अलावा और कोई आपको तकलीफ होती हो, मैदे में सोजन होती हो या तेजाबियत होती हो?
कुछ भी नहीं, बस ये बाज़ औक़ात जैसे चाय भी पी लेना तो वो डकार बंद हो जाता है ठीक और है। काफ़ी मुश्किल होती है कि आते आते ना। ठीक है। अच्छा, खाना जब आप खाती हैं निगलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? कुछ भी नहीं ठीक होता। ठीक। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप आंसर सुनिए। ये सारे जितने भी सिम्टम्स जैसे पहले जी। भी वो पेशेंट थी, ये सारे डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स हैं। ठीक है। और इसमें वही सारी चीज़ें हैं कि आपने अपनी डाइट को चेंज करना है और आपने ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जिसकी वजह से ये हो रहा होता है। और फिर स्ट्रेस का बड़ा रोल है इसमें। आउटडोर वॉक शुरू बेसिकली करें। खाना खाते हुए कुछ और नहीं सोचना, है ना? हाँ, ये भी। और उसके अलावा जो फिक्र नहीं करनी। बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि वो एक कॉन्सेप्ट है कि गैस हमारे सर को चढ़ जाती हाँ, है और इस तरह का, हाँ। तो ये सारा उसी स्पेक्ट्रम में आता है। अच्छा, ये जो कहते हैं कि जब पेट ख़राब हो तो नाइटमेयर्स आते हैं या ख्वाब बहुत बुरे आते हैं रात को और घबराहट सी होती है, और बहुत सारे लोग हार्ट अटैक की सिम्टम्स को भी इस चेस्ट पेन से वो कर लेते हैं कि गैस चुभ रही है सीने में, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट कर लें? आई थिंक इट्स अदर वे अराउंड कि जब आपको बुरे ख्वाब आते हैं तो फिर आपको पेचिश होते हैं क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं ना, जब आप टेंशन लेते हैं तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा आप कहीं बैठे हुए हैं और कहीं इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं या नेक्स्ट आपकी बारी है, तो एक बंदा होता है जिसकी बारी आने होती है वो एकदम से वॉशरूम भागता है, उसको क्रैम्प्स होते हैं। वो यही फिनोमेना है बेसिकली। अच्छा, तो स्ट्रेस की वजह से आपकी जो तो आंतों इसलिए की जो बच्चे कहते हैं कि हमने सुबह स्कूल नहीं जाना, उन्हें वाकई पेट में दर्द हो रहा होता है, वो स्ट्रेस ले रहे होते हैं। जी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि लेकिन स्ट्रेस की वजह से आंतों पे बिल्कुल असर आता है। और वही बात है कि असेसमेंट होनी चाहिए कि ये आईबीएस की वजह से या किसी और वजह से। अच्छा, तो बेसिकली आपने बहुत रिलैक्स मोड में अपनी चाय पीनी है, कोई बुरी चीज़ नहीं सुननी, कोई अच्छा सा रिलैक्सिंग चीज़ करते हुए अच्छी अल्लाह का नाम लेके और पॉजिटिव तब लें। सोचना है क्योंकि Positive सोचने सोचना। का बहुत इसमें अमल रोल है। तो इसका मतलब है सारा का सारा जो बेसिकली दिमाग से रिलेटेड है और आपकी सोच और आउटलुक से रिलेटेड है आपका मैदा, जी बिल्कुल। और जो आईबीएस है ये तो 100% आपकी सोच से रिलेटेड है। आपकी सोच से रिलेटेड। इसका मतलब है, इसीलिए मैं डॉक्टर साहब से यही कह रही थी थोड़ा सा ब्रेक से पहले भी कि वाकई ये आपकी सोच ही है जब ठीक कर सकती है, और हम खामखा सिर्फ दवाइयाँ जो है वो खाते रहते हैं। अच्छा, ये जो सॉल्ट्स से होते हैं जो मिला के पी रहे होते हैं हम, एफर्वेसेंट सॉल्ट्स, इनका क्या रोल होता है बदहजमी में? और थोड़ा सा आप ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं जैसे ओमेप्रोजोल वगैरह जो नाश्ते से आधे घंटा पहले दिया जाता है, इनका क्या रोल है? जी देखिए, एक हमारे यहाँ जो मिथ है कि जब किसी को थोड़ा भारीपन महसूस हो, डिस्पेप्सिया हो रहा हो, तो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि ऑलरेडी आप एसिडिटी है, आप मज़ीद एसिड ऐड कर रहे हैं, फिर मीठी बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है। वो उसका कोई ऐसा फ़ायदा वो नहीं नहीं, एक जस्ट मिथ है। जहाँ तक ये आपने एफर्वेसेंट सॉल्ट्स की बात की जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह है, वो आप एज़ पर नीड यूज़ कर सकते हैं, बल्कि कुछ ऐसी फार्मूलेशंस अवेलेबल हैं जिसमें पीपीआई भी होता है और ये भी होते हैं, तो एज़ पर नीड आप यूज़ कर सकते हैं। पीपीआईज़ का जहाँ तक आपने ताल्लुक़ किया जो कि ओमेप्राजोल मेडिसिन है, तो ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिस यूज़ होती है। ये ऐसी मेडिसिन है जो लोग आप किसी डॉक्टर से पूछे बगैर बड़े आराम से यूज़ करते हैं और सालों से यूज़ कर रहे होते हैं। तो कोई मेडिसिन भी आपको लंबे अरसे तक डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, जो खाना ऊपर की तरफ आता है, GERD जैसे कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स कहते हैं, मुंह में बुरा टेस्ट भी आता है, कुछ खाते हैं फ़ौरन ऊपर की तरफ आने, तेज़ाबियत होने लगती है, हार्ट बर्न भी बहुत लोग कहते हैं, उसका क्या इलाज है? उसमें भी जैसे आपने बताया कि गर्ड का इशू होता है, लोगों को जो चीज़ वो खाते हैं वापस ऊपर की तरफ आता है, उसमें कॉज देखना होता है कि इसकी वजह क्या है। अक्सर ये होता है कि जो हमारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, जो खुराक की नाली मैदे को जिस जगह पे जोड़ रही होती है, वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। अच्छा। उसका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती, उस वजह से ये हो रहा होता है कि जो आप खाते हैं वो आपके मैदे से वापस ऊपर आता है, तेज़ाब मैदे से वापस ऊपर आता है जो उसको हजम करने के लिए होता है, तो उनको ऐसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। उसमें फिर पेशेंट की असेसमेंट की जाती है और उसकी वजह देखी जाती है। समटाइम्स एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है या कुछ मज़ीद टेस्ट होते हैं, उसमें देखना होता है कि वो आया स्फिंक्टर जो है वो लैक्स है या कोई हर्निया है या क्या इशू है, और उसके लिहाज से उसकी फिर ट्रीटमेंट की जाती है जिसमें कुछ मेडिसिन हैं, और एक फिर पेशेंट को ये बताया जाता है कि आप अपना सोने के टाइम तकिया थोड़ा सा ऊंचा रखें। एंटी रिफ्लक्स पिलो भी मिल जाता है मार्केट में, लेकिन बेसिकली यही है कि थोड़ा सा अपने हेड ऊंचा रखते हैं। फिर यही है कि 2 आवर्स का गैप एटलीस्ट, कम से कम खाने और लेटने में 2 घंटे का वक्फा। और अगेन ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो ऑयली चीज़ें वो बहुत देर तक स्टमक में पड़ी रहती हैं और वो फिर वापस ऊपर की तरफ आती हैं। अच्छा, और जिन लोगों को तेज़ाबियत होती है जैसे एसिडिटी कहते हैं और फिर हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर वगैरह देते हैं, उनके लिए क्या ताकीद है आपकी? उसमें भी सिमिलर यही है कि एक तो अपनी जो आपकी मेडिसिन है वो टाइम से लें, गैर ज़रूरी मेडिसिन जो हैं वो बंद करें। अक्सर आप लोग जो है ना वो पेन किलर्स खा रहे होते हैं विदाउट नोइंग कि इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है,
या हमारी डाइट जो है वो ऐसी होती है। तो सबसे पहले तो उसका जो कॉज है उसको आइडेंटिफाई करें, उसको दूर करें। अच्छा, अब कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा है सर्दियों में स्पेशली, क्योंकि लोग पानी नहीं पीते और उनकी डाइट भी उस तरह से नहीं होती, तो इसका क्या हल है कॉन्स्टिपेशन का? स्पेशली बच्चों में, बूढ़ों में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उसका क्या है? अच्छा, जहाँ तक बच्चों का और यंग एज के लोगों का ताल्लुक है, जिनमें कोई और बीमारी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, अच्छे हेल्दी हैं, उनमें तो यह है कि सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें यह है कि आप अपनी डाइट चेंज करें। अपनी डाइट में आप फाइबर को बढ़ाएं। फाइबर सब्जी में है, फ्रूट में है, और पूरा खाना है, आपने जूस नहीं बना के पीना बल्कि फुल छिलके के साथ। और सबसे पहले तो आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो कब्ज़ बेहतर हो जानी चाहिए। लेकिन जो ओल्ड एज हैं, जिनमें न्यू ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन आई है, वो थोड़ा सा अलार्मिंग होता है और उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है। इसी तरह यंग लोगों में अगर कॉन्स्टिपेशन है और 7 रेड साइंस हैं जो मैंने शुरू में मेंशन किए, तो उसको ज़रूर आप इवेलुएट करवाएं एक दफ़ा। चलिए कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम, मुमताज बात कर रहा हूँ मलकान से। जी पूछिए। मैं देखो मरीज हूँ जी। मेरा मैदे वो हर वक्त मैं दिल भर के घूमता रहता हूँ, रोटी नहीं खा सकता। रोटी नहीं खा सकते? हर वक्त दिमाग में खौफ हरास रहता है, अच्छा, डर लगता है। ठीक, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 40 साल है। ठीक है, और कोई वज़न वगैरह कम तो नहीं हुआ आपका? वजन बढ़ गया है, वो पेट जो है वो बड़ा हो गया है। ठीक, नींद ठीक आती है आपको? जी, नींद सही आती है रात को? नींद ऐसा आता है जब चारपाई में लेटता हूँ तो बस सो जाता हूँ। ठीक। अच्छा, दिल की धड़कन तेज तो नहीं होती? होती है। ठीक है, और खाना फंसता तो नहीं है गले में? जी, गले में खाना फंसता तो नहीं है आपको? कभी कभार फंसता है, बोझ होता है इधर। ठीक है, ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया, आप आंसर सुनिए। जी। अच्छा, ये ने खुद ही बता दिया। देखें कितनी हरासा, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि शुरू में इन्होंने कहा कि मुझे खौफ आता है, खौफ और यंग पेशेंट हैं, 40 साल उम्र है, कोई ऐसे रेड साइंस नहीं है, वेट उन्होंने कहा कि गेन हुआ है, लॉस नहीं हुआ। अगर कोई खतरनाक चीज़ हो तो अमूमन वज़न कम होता है, तो इनका वेट बढ़ा है। तो मोस्ट लाइकली जो इनका स्ट्रेस है, जो खौफ है एक, वही इसकी वजह बन रहा है, और इनको अपने मॉलेज से रब्ता करना चाहिए ताकि वो इनकी असेसमेंट करे और इनका जो खौफ है उसको दूर किया जाए। जब ये रिलैक्स होंगे तो इनको मेरी ये एडवाइस होगी कि मेडिसिन तो आपने बाद में लेनी है, सबसे पहले आप अपने माइंड को क्लियर करें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अपना जो डर खौफ है उसको निकालें, और जब आप रिलैक्स होंगे तो आपके सिम्टम्स बेहतर होंगे। तो इसमें मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें काम ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर कुछ मेडिसिन्स भी हैं, तो वो आपका डॉक्टर ये सारी चीज़ें जब देखेगा तो वो डिसाइड करेगा। और जब ये आपका जो असल जो कॉज है उसका, जैसे ये मेडिसिन लेंगे टेम्परेरी बेहतर होंगे, लेकिन फिर इनको सिम्टम्स आएंगे, तो जब वो एड्रेस किए जाएंगे उसका जो असल कॉज है, जैसे इनके केस में तो बड़ा क्लियर है कि ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया है और ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है इनको, तो वो जब आप एड्रेस करेंगे तो ये ठीक होंगे। ठीक हो जाएंगे। अगले कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम, जी फैसलाबाद से। जी पूछिए सवाल। मैंने डॉक्टर से सवाल किया है कि खाना, आपकी कॉल थोड़ी ड्रॉप हो रही है। खाना पता नहीं, मेरा ख्याल है कोई खाना खाने के दौरान मेरे मैदे में फौरन दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक है। तेजाबियत भी होती है आपको? जी, तो पेट में दर्द काफी होता है, या पानी भी पी लूं, खाना भी खा लूं, तब फौरन दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये पेट में मरोड़ आते हैं आपको? आवाजें आती हैं, अजीब सी आवाजें आती हैं। ठीक है। और वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है आपको? हाँ जी, वॉशरूम में फौरन जाना पड़ता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है। अच्छा, और कोई वजन वगैरह कम तो नहीं हुआ आपका? नहीं, वजन केजी था, 83 केजी हो गया है। ठीक है। और एज कितनी है आपकी? एज मेरी 43 है। ठीक है। कभी ब्लड वगैरह तो नहीं आया आपको मोशन में? कभी ब्लड नहीं कभी आया। ठीक ठीक। चले, बहुत शुक्रिया, आप आंसर सुनिए। जी। अब देखिए, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रेस के इशू बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो अब इन कॉलर्स में भी आप देखें जो इससे पहले थे उनको स्ट्रेस रिलेटेड था, अभी इनका भी लग रहा है कि मोस्ट लाइकली आईबीएस के सिम्टम्स होंगे। ठीक है। आईबीएस इस तरह कहना मुनासिब नहीं है जब तक हम इनके सारे टेस्ट नहीं करवा लेते, क्योंकि ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। अक्सर ये मैंने देखा है कि यंग पेशेंट जो उनमें चीज़ें मिस हो जाती हैं, क्योंकि हम यही एज्यूम कर रहे होते हैं कि इनको आईबीएस होगा। तो मेरा इनको ये मशवरा होगा कि अपने करीबी डॉक्टर के पास एक दफ़ा जाएं, अपनी असेसमेंट करवा लें और कुछ बेसिक टेस्ट वो करके देख लेंगे। अगर वो नॉर्मल आते हैं
तो हिस्ट्री से तो ये लग रहा है कि ये लाइकली IBS है। तो IBS और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वो कैफियत होती है जिसमें असल में कोई रुकावट नहीं होती अंदर, बल्कि आपकी सोच की वजह से ये इसको ये हम वाले आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि आंतों का चिड़चिड़ापन है ये। अच्छा, अगर आप आंतें आपकी चिड़चिड़ी हो गई क्योंकि आपके असाब भी चिड़चिड़े हैं, बिल्कुल। और जब आप अपने असाब को रिलैक्स करेंगे ऑटोमेटिकली और अमूमन ये यंग फीमेल्स में ज़्यादा होता है। अच्छा। उसकी ये वजह होती है कि वो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, चिड़चिड़ापन की। हाँ, तो उसमें ये ज़्यादा ये ऐसे इश्यूज आते हैं। अच्छा फिर मुझे ये बताइए कि ये तो हमने कहा IBS है, लेकिन आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो आपने कहा कि कुछ टेस्ट करा लें। अब उन टेस्ट में आइडियल क्या होता है? आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, क्या CT आपके स्कैन हो जो गया? बेसिक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जो बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, ठीक है। जिसमें आपका ब्लड CP ब्लड कंप्लीट पिक्चर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, सेल का साइज़ कैसा है, ठीक है, कि सही तरह से जज्ब हो रहा है जी, खाना कि नहीं तो हो रहा। जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाता है कि कहीं मेल अब्जॉर्प्शन तो नहीं हो रही। ठीक है। ये आपके टेस्ट हैं। फिर आपका अल्ट्रासाउंड है, फिर कुछ मज़ीद स्टूल के टेस्ट होते हैं, ठीक है। उनसे भी आइडिया होता है। एंड एट द एंड क्लोनोस्कोपी जो है वो रूल आउट करती है। वो रूल आउट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की किस तरह से मैदे से और ऊपर से हार्ट बर्न वगैरह होता है, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को जिगर और पित्ते के भी मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो पित्ते के अंदर मसाइल होते हैं, पित्ते की पथरी होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको किस तरह से एड्रेस करना है? पहले कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? पब्बी पेशावर से बात कर रहा हूँ। लियाकत नाम है मेरा। मेरी उम्र तकरीबन 72 के करीब पहुँचने वाली है। जी, पूछिए सवाल। सवाल ये है कि जी मुझे ये मैदे का चक्कर भी है, और इसके अलावा मुझे फालिज हुआ था, लेकिन 10 साल पहले उससे मैं ठीक हूँ। लेकिन फिर भी मुझे कल मैं खुद डॉक्टर, मुझे चक्कर आते हैं 2 दिन से। अच्छा, अभी आपको क्या है, ब्लड प्रेशर वगैरह, डायबिटीज है? ब्लड प्रेशर कल मैं डॉक्टर साहब के पास गया था अस्पताल में, उन्होंने मुझे चेक किया था। ब्लड प्रेशर उसने का मुझे कहा थोड़ा सा हाई है। अच्छा। और शुगर भी है मुझे, लेकिन हाई शुगर नहीं है, नॉर्मल शुगर है। ठीक है। अभी मैदे का आपको कौन सा मसला है? ये जो फालिज को आपका अटैक हो रहा है, जो हुआ था और अब आपको हो रहा है, उसके लिए तो आप जाएंगे अपने दिल के डॉक्टर के पास, और जो दिमाग के डॉक्टर है उनको भी जाके पूरा असेस कराइए। अभी मैदे से रिलेटेड क्या है आपको? मेरा बस ये, जब मैं कोई खाना वगैरह खा लेता हूँ तो बाज़ वक़्त ये ज्यादा नरम हो जाते हैं और बाज़ वक़्त पेट में दर्द रहता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चक्कर तो इनके मोस्ट लाइकली किसी और चीज़ से रिलेटेड होंगे, लेकिन ये जो कह रहे हैं मैदे का तकलीफ, वो आप बताएं। अब इनमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ नंबर 1 भी है। एज, एज भी ज़्यादा है, फिर इनको पहले स्ट्रोक भी हो चुका है, और डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, ब्लड प्रेशर भी बता रहे हैं, फिर ये ऑब्वियसली इनकी मेडिसिन भी ले रहे होंगे। तो अमूमन जब आपको फालिज होता है उसके बाद खून पतला करने की दवाइयाँ दी जा रही होती हैं, दिल की दवाइयाँ होती हैं, बाज़ का मैदा उस वजह से भी डिस्टर्ब होता है। तो वो दवाइयाँ तो बंद नहीं की जा सकती जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनके साथ फिर मैदे की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। तो अभी मेरा ख्याल है जो इनके लिए बेस्ट होगा, शुगर बेशक ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन चूँकि काफ़ी टाइम से होगी तो शुगर की वजह से भी आपके मैदे पे अच्छा खासा असर आता है, जिसे डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस बोला जाता है, और आपका मैदा आहिस्ता चलता है। तो इनको ये चाहिए कि एक तो अपनी डाइट चेंज करें, चिकनाई वाली चीज़ें बिल्कुल बंद करें, और इनकी ज़्यादा मूवमेंट भी कम होगी, तो कोशिश करें वॉक शुरू करें, हल्की वॉक करें बेशक, और इसके अलावा अपनी एक दफ़ा मैदे के डॉक्टर को दिखा के अपनी मैदे की दवाइयाँ एडजस्ट करवा लें ज़रूर। और चूँकि इनके जो सिम्टम्स हैं इस एज में, बड़ी एज में हम ज़्यादा कंसर्न होते हैं, तो एक दफ़ा मैदे के डॉक्टर को ज़रूर चेक करा लें, क्योंकि अगर वो ये समझेगा कि इनको ज़रूरत है तो फिर इनके कुछ टेस्ट भी होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं ना इनको चक्कर भी आते हैं, तो हाँ, चक्कर आने का ये भी बता रहे हैं कि मुझे कभी पेट नरम हो जाता है और हाँ, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो इस एज में अगर ये इस अल्टर्ड बाउल हैबिट्स हैं तो इनको ज़रूर एक दफ़ा मैदे के डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। बेसिकली आपको चक्कर भी इस वजह से आ सकते हैं कि सही तरह से जज्ब नहीं हो रहा खाना भी, या खून भी निकल रहा है, खून की कमी भी हो सकती है, खून की कमी भी हो सकती है, तो आपने ये ज़रूर मायना कर। अच्छा, अब हम पित्ते पे वापस आते हैं, थोड़ा सा बताइए पित्ते से रिलेटेड। जी, पित्ते की पथरी बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, और अक्सर जो है वो देखा गया है कि सिम्टम्स जो हैं वो चूँकि पित्ते के पथरी के सिम्टम्स और मैदे के सिम्टम्स मिलते जुलते होते हैं, पेट भारी होना, मैदे में तेज़ाबियत रहना या दर्द रहना, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो जब ये डायग्नोस होता है तो पित्ते की पथरी का कोई फ़िलहाल तक ऐसी इफ़ेक्टिव मेडिसिन नहीं है जिसके ज़रिए वो रिमूव किया जाए। अगर ये आपको तकलीफ़ दे रहा हो तो इसका हल जो है वो वाहिद सर्जरी ही है, लेकिन मिथ्स हैं
और लोग फिर भी कुछ टोटका यूज़ करते हैं, कुछ मेडिसिन हैं लेकिन अभी बहुत ज़्यादा उनका इफेक्टिव रोल इसमें एस्टैब्लिश नहीं हुआ। तो अगर आपके पित्ते की पथरी आती है और आपको तंग कर रही है, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर बेहतर है आप ऑपरेट करवा दें। ऑपरेट कराएं। जी, एक कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? कॉलर की जानिब है हम, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं बताना चाह रही थी पित्ते से रिलेटेड कि मेरे पास बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत सारे आते हैं स्किन के प्रॉब्लम से लोग, लेकिन एक जो जनरलाइज्ड इच होती है कि पूरे जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, रात के वक्त बहुत बढ़ रही है, वो उसको कंफ्यूज करते हैं कि शायद ये स्किन या जिल्द का मसला है, लेकिन वो असल में पित्ते का मसला होता है क्योंकि उनके अंदर वो बाइल सॉल्ट्स वगैरह। तो ये थोड़ा सा इनको बताएंगे आप कि ये पित्ते की बीमारी में हो सकता है, जिगर की बीमारी में भी हो सकता है, और ये इसको कंफ्यूज ना करा करें और जाके डर्मेटोलॉजिस्ट, स्पेशली अगर जो लोग जो अपने आप को माहिर अमराज जिल्द कहते हैं और फिर वो उनको स्टीरॉयड देना शुरू हो जाते हैं, तो ये ना करें। होता ये है कि अगर पित्ते की पथरी जब तक पित्ते में बैठी है तब तक तो वो आपको कुछ नहीं कह रही, जब वो स्लिप होके आगे पित्ते की नाली में चली गई, जो कि फिर पेनक्रियास की नाली या जिगर की नाली को जाके बंद करती है, तो फिर आपको यरकान हो जाता है, जिसे कोलिस्टेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। उसमें ये होता है कि फिर आपका जो यूरिन का कलर है वो बहुत डार्क हो जाता है, आपकी आंखों का कलर पीला हो जाता है, जैसे यरकान होता है, पाखाने का रंग हल्का हो जाता है और आपके पूरे जिस्म पे खारिश हो रही होती है। तो अगर आपको कोई यरकान हो रहा है और साथ पूरी बॉडी पे आपको खारिश हो रही है, तो इसकी वजह जो है वो पित्ते की पथरी है, जो जिसने जाके नाली को ब्लॉक किया हुआ है। कोई और वजह भी हो सकती है, कोई खुदा न खासा कोई ग्रोथ है, कोई स्ट्रक्चर है, लेकिन जब आपकी पित्ते की नाली बंद होगी तो तब ऐसा होता है। तो ऐसी सूरत में वो जब उसकी ट्रीटमेंट होगी, वो वहाँ से रिमूव होगी, तभी जाके वो ठीक होगी। अच्छा, और अब हम बताएं कि जिगर की जो मसाइल हैं, और हमारे यहाँ तो हेपेटाइटिस इतना ज़्यादा कॉमन है, हेपेटाइटिस। पहले कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी डीजी खान से शफीक बात कर रहा हूँ। जी पूछिए अपना सवाल। जी डॉक्टर साहब से बात करनी थी, और जब मैं रोटी खाता हूँ तो मेरे गले में जलन होती है, जब डकारें आती हैं तो जल के आती हैं। अच्छा, और रात को एक खट्टा सा पानी भी गले में आता रहता है? खट्टा पानी आता है आपके गले में रात के वक्त? जी खट्टा सा पानी आता है या कोई इस तरह का टेस्ट आता है आपके गले में रात के वक्त? नहीं, फिर मुंह कड़वा होता है सुबह जब उठता हूँ। मुंह कड़वा होता है और जब खाते हैं तब आता है। ठीक, उम्र बता दे। मेरी उम्र 25 साल है। 25 साल उम्र है इनकी। ठीक है। और कोई मसला तो नहीं है इसके अलावा आपको? कोई और मसला है इसके साथ? नहीं, बस यही मसला है, जलन होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हार्ट बर्न है, जलन है, वो कहते हैं। हाँ। रिफ्लक्स होगा, इनको एसिड रिफ्लक्स होगा, जिसकी वजह से इनकी हो सकती है खुराक की नाली में एसोफेजाइटिस हो, बाज़ का खुराक की नाली में सोजन हो जाती है। जब वो एसिड ऊपर आता है तो फिर ऐसे सिम्टम्स आते हैं, इवन अल्सर्स भी बन जाते हैं। तो एक तो ये कि नंबर 1 अपनी डाइट जो है उसमें देखें, आप बाहर से कोई ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो उसको बंद करें, चिकनाई मिर्च मसाला बंद करें। और इसके अलावा ये कि एक दफ़ा किसी करीबी डॉक्टर को दिखा के अपने लिए मैदे की दवाई लिखवा लें, और कुछ दिन वो ये करेंगे, जो कि यंग हैं तो ये सेटल हो जाएगा। इन केस नहीं सेटल होता तो फिर इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एंटासिड्स का क्या रोल है? ये जो हम एंटासिड्स लेते हैं, तरह तरह की गोलियां होती है जो वो, और या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कार्बोनेटिव पीते हैं, ये कितनी एफिशिएंट होती हैं इन सारी चीज़ों के लिए? देखें, अगर यंग पेशेंट है, फर्स्ट टाइम ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसमें यही रिकमेंडेड है कि आप इनको ये एंटासिड्स और ये चीज़ें यूज़ करें। सिम्टम्स सेटल हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सेटल होते तो फिर वर्कअप की ज़रूरत होती है। तो इनका बड़ा अच्छा रोल है, ऑब्वियसली ये यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है ना पेप्टिक अल्सर और ड्यूडनल अल्सर, कि भाई आपका जो ज़ख़म है वो मैदे में है या आंतों में है, और उसका थोड़ा सा फ़र्क बता देंगे? जो भूखा रहना या खाने के बाद तकलीफ़ होना, उसका थोड़ा फ़र्क बता दीजिए। जी, असल में बहुत से लोग जो हैं, जब उनको ये अलामात आती हैं ना, तो वो कहते हैं हमें मैदे में ज़ख़म है। तो मैं पूछता हूँ आपके एंडोस्कोपी में, कहते हैं नहीं। तो हमें जब ये अलामात आ रही होती हैं, हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि हमें मैदे में ज़ख़म है, हमें आंत में ज़ख़म है, और फिर वो जो इर्द गिर्द के लोग बता रहे होते हैं उसकी बेस पे हम ये एज्यूम कर लेते हैं, और वो भी एक स्ट्रेस का कॉज बन रहा होता है। मतलब वो यही सोचते रहते हैं पूरा दिन कि मुझे मैदे में ज़ख़म है, मुझे मैदे में इवैल्यूएट करना तो इसको इवैल्यूएट करना। पहले कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी पूछिए अपना सवाल। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, मोहम्मद सलीम बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। जी पूछिए सलीम साहब। जी, डॉक्टर साहब से बात करनी थी, 1-2 इश्यूज रिलेटेड मैदा मुझे आ रहे हैं। जी तो जी आप पूछिए, आप अपना टीवी आहिस्ता कीजिए और पूछिए। जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मुझे हेपेटाइटिस सी
तकरीबन 2013-14 में हुआ था। फिर मैंने एक इनकी जो बायर इम्पोर्टेड स्वाल्डी जो टेबलेट फर्स्ट टाइम आई थी, तो वो मैंने लेना शुरू की, और देन मेरा पीसीआर जो है वो नेगेटिव हो गया। उस आफ्टर ऑल फिर 6 मंथ या 1 ईयर 2 ईयर तक मैं करवाता रहा पीसीआर अपना, तो देन स्टेबल हूँ। और हर 2-3 माह बाद मैं अपना ब्लड सीटी वगैरह भी चेक पे रखता हूँ। तो जो मेरे सीपीज के मतलब है वो प्लेटलेट्स तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख पौने 3 लाख तक मतलब चल रहे हैं। बाकी जो एचबी वगैरह है वो तकरीबन 14.5-15 तक मतलब आ रहा है। तो इसमें कोई मजीद कोई टेस्ट कराने की अभी जरूरत है, क्योंकि तकरीबन 13-14 में मैंने स्वाल्डी का ट्रीटमेंट किया था, और उसके बाद आफ्टर ऑल मुझे तकरीबन 2-1 साल मैंने अपना पीसीआर भी करवाया। लेकिन अब मैं आपसे मशवरा चाह रहा हूँ कि दोबारा मुझे अल्ट्रासाउंड या कोई इस किस्म का पीसीआर करवाना पड़ेगा, या कोई अल्ट्रासाउंड हुआ आपका कभी इस दौरान? जी, अल्ट्रासाउंड आपका नॉर्मल आ रहा है? हाँ, अब जी लास्ट मुझे एक और इशू भी हुआ था तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले। मुझे मेदे का एक इशू हुआ था, आप बेहतर मेरे से रिलेटेड ही हैं। मुझे हाइटस हर्निया हुई थी, जो काफी सीवियर किस्म का मुझे मेजर सर्जरी हुई। देन मैं रिकवर कर गया, और अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ। तो अब उसमें अल्ट्रासाउंड भी और बाकी टेस्ट भी, जाहिर सी बात है, मेरा सीटी स्कैन भी हुआ था और बाकी चीजें भी हुई थी। ये तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल हो गया है डॉक्टर। ठीक, चले, थैंक यू, आप आंसर सुनिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत ये डिटेल्ड कॉलर थे जी। ये बड़ा अच्छा हो गया, इनका टाइम से ट्रीटमेंट हो गई, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी को खामोश कातिल कहा जाता है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इनकी कोई अलामात नहीं होती, इनको इसीलिए काला यरकान कहा जाता है कि छुप के वार करते हैं। ये तब आपको पता चलते हैं जब आप कब जिगर डैमेज हो चुका होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें ये टाइम से पता चल जाए और ट्रीट हो जाए तो वो लकी होते हैं मेरे ख्याल में। तो इनका 2013-14 में अच्छी मेडिसिन थी, इस्तेमाल कर ली, और उसके बाद बता रहे हैं पीसीआर नेगेटिव आ रहा है। तो ये ऐसे ही है जैसे नॉर्मल लोग होते हैं। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, अच्छा हो गया आपका हेपेटाइटिस सी ट्रीट हो गया। जैसे ही बता रहे हैं कि इनके प्लेटलेट काउंट नॉर्मल आ रहे हैं, इनका एचपी नॉर्मल आ रहा है, इनका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल था, तो इट मीन्स कि इनको सिरोसिस डेवलप नहीं हुआ था। अगर सिरोसिस डेवलप नहीं हुआ था तो अब इनको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। एहतियाती तौर पे अपना हेपेटाइटिस बी का टेस्ट भी करवा लें, और वो अगर नेगेटिव है तो अपनी वैक्सीन करवा लें, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है। अपनी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन करवा लें ताकि ये उससे महफूज रहें। अच्छा, ये जब आपने कहा हेपेटाइटिस सी और बी साइलेंट किलर है, हमें पता है ए और ई तो यरकान करते हैं, जॉन्डिस होता है, इसमें पीला हो जाता है, उल्टी आती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी का तभी पता लगता है जब 20 साल बाद वो कैंसर में तब्दील हो जाता है, या उससे पहले लोग जो हैं वो वीज़ा उनका रिजेक्ट होकर आ जाता है, उम्र का भी, कहीं बाहर का भी, और फिर वो बड़ा वो होते हैं। तो थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि कितनी ज़रूरी है एक तो ये टेस्टिंग हेपेटाइटिस सी की, और दूसरा ये किस तरह से, जैसे आपको यूज्ड इंजेक्शन से, आपके उस्तरे से, आपके ब्लेड से, खून ट्रांसफ्यूजन से, इन तरीक़ों से ये फैलता है, ताकि लोग बहुत केयरफुल रहें और अपने ही इंस्ट्रूमेंट्स लेकर जाएं, स्पेशली पार्लर्स में भी जो लोग यूज़ करते हैं उनको, ये बताइए। अच्छा, इसको अगर हम सिंपल करके मैं बताऊंगा कि हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो पीला यरकान होता है। वो तो वो खाने से गंदे पानी से, आलूदा खुराक से फैलता है। जैसे बाहर से आपने की सड़क किनारे कोई चीज़ लेके खाई, या कोई अक्सर ये जूस मिल रहे होते हैं, गंदा पानी मिल रहा होता है, उसमें जो पानी अमूमन साफ़ नहीं इस्तेमाल किया जाता, तो वो आपने पिया तो आपको पीला यरकान हो गया। अमूमन हेपेटाइटिस ए और ई इतना ख़तरनाक इसलिए नहीं होता कि एक तो आपको पता चलता है, सामने आपकी आंखें पीली होती हैं, आपको अलामात सामने आ जाती हैं, 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाता है। कुछ लोगों में बिगड़ जाता है, और जब बिगड़ता है तो फिर मरीज़ जो है वो आईसीयू पहुंचता है। ठीक है। तो एहतियात करनी चाहिए कि साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको शक है कि ये सही धुली हुई नहीं है, सही पकी हुई नहीं है, पानी साफ़ नहीं इस्तेमाल किया गया, उसको अवॉइड करें। इसका तो यही तरीका है। जो हेपेटाइटिस बी और सी है, इसको काला यरकान कहा जाता है, ये बहुत डेंजरस है। डेंजरस इसलिए कि कोई तरीका ही नहीं है कि आपको पता चले सिवाय टेस्टिंग के। तो साल में एक दफ़ा अगर पॉसिबल हो तो एटलीस्ट साल में एक दफ़ा अपनी स्क्रीनिंग करवा लें, ताकि आपको बर वक्त पता चले। सी की अभी तक कोई हिफाजती वैक्सीन मौजूद नहीं है। हेपेटाइटिस बी की हिफाजती वैक्सीन मौजूद है। अपनी टेस्टिंग करवाएं, अगर आपको हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है तो अपनी हिफाजती वैक्सीन लगवा लें। ठीक। अच्छा, आप जो इनके फैलने के तरीके हैं हेपेटाइटिस बी और सी के, ये अमूमन ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो बॉडी सिक्रेशंस होती हैं उनसे फैलते हैं। इसमें आपकी कोई सर्जरी हो रही है, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आप कोई सस्ता सा डेंटिस्ट ढूंढते हैं ना जो सड़क किनारे बैठा है, तो आपको ये नहीं पता कि वो पैसे तो कम ले रहा है, लेकिन वो आपको जो हेपेटाइटिस दे रहा है वो आपकी जान भी ले सकता है, और फिर उसके इलाज में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होंगी वो उससे बहुत महंगी होंगी। तो जब भी आप कोई ऑपरेशन करवाने लगें, कोई दांत का काम करवाने लगें, तो मेक श्योर करें कि जो आलात इस्तेमाल होंगे वो प्रॉपर स्टेरलाइज हैं। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन
जब आपको ब्लड की ज़रूरत पड़े मेक श्योर करेंगे अच्छे ब्लड बैंक से जो मुस्तनद हो, टेस्टिंग हुई हो, वो इस्तेमाल कीजिए। मर्द हजरात जब जाते हैं हुजाम के पास तो तसल्ली करें कि वो नया ब्लेड इस्तेमाल करें, आपके सामने उसको आप रोकें और चेक करें कि ये आलात जो है वो सही इस्तेमाल करें। इसी तरह ख्वातीन जब पार्लर जाती हैं, ये नाक छिदवाने का बड़ा कॉन्सेप्ट है या कान छिदवाने, उसमें देखें कि नई नीडल इस्तेमाल हो। बिल्कुल। अब एक कॉलर लेते हैं फिर वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब गुलाम रसूल बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी पूछिए। डॉक्टर साहब से मशवरा करना है, मेरे वालिद साहब हैं, उनकी एज 80+ है। ठीक है। वो बेड पे होते हैं, सादा एज का भी मसला है, बाकी वो हाथ पकड़ के सिर में चलाते हैं। उनका इशू है सर के मुंह से पानी नहीं रुकता उनका। पानी जो ना लेटते हैं तो ना सुबह में रात को भी ना मुंह से पानी आता रहता है। डॉक्टर साहब के पास ले जाते हैं, वो मेडिसिन देते हैं तो उनका गला बंद, मेडिसिन वो मेडिसिन अगर यूज करते हैं तो उनका गला बंद हो जाता है। तो काइंडली थोड़ी सी रहनुमाई करें इस बारे में। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा, जैसे ये बता रहे हैं कि वो बेड रिडन है, बेड पे रहते हैं, तो ऑब्वियसली मूवमेंट बिल्कुल नहीं है और एज भी ज़्यादा है। तो एक तो ये करें कि उनको कोशिश करें अगर थोड़ा बिठा के रखें या फिजियोथेरेपी जब भी फिजियोथेरेपी वगैरह करें। जब भी उनको खाने के लिए देना हो तो उनके पीछे एक टेक लगवा दें और खाना खाने के देने के बाद भी आधे पौने घंटे तक उनको इसी पोजीशन में रखें ताकि जो उन्हें खाया है वो आगे जा सके और हजम हो सके। उसके अलावा जो मैदे की दवाइयाँ हैं वो उनको रेगुलर दें और अगेन वही बात है कि चिकनाई वाली चीज़ें उनको ना दें ताकि उनके मैदा जो है वो जल्दी खाली हो। लेकिन ये पानी जो आ रहा है ये क्या है बेसिकली? ये लाइकली वैसे तो कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन अगर मैदे से रिलेटेड पूछ रहे हैं तो ये लाइकली रिफ्लक्स हो सकता है कि वो ऐसे रिफ्लक्स हो रहा होगा। अच्छा, तो उसके लिए बेटर। और वो कह रहे हैं ना जो दवा देते हैं उससे उनका हलक बंद हो जाता है तो वो ना दें उन्हें। अब वो पता नहीं है कि क्या एग्जैक्टली क्या डिजीज़ है, उसके लिए क्या मेडिसिन दी जा रही है। लेकिन ऑब्वियसली जब वो बेड पे रहते हैं तो एक कॉज तो जो वाज़ेह नजर आ रहा है चेस्ट की फिजियोथेरेपी उठा के रखना। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको हेड एंड उनका एलिवेट रखें और छोटे छोटे अमाउंट में खाना दिया जाए ना, और जब खाना दे चुके हैं उसके बाद भी उनको टेक लगा के कुछ देर टेक लगा के रखें और फिर थोड़ा सा मलें ताकि वो नीचे की तरफ जाए। अच्छा, हम ये लिवर की बात तो कर रहे थे लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसके साथ भी आ जाते हैं। अच्छा, कॉलर पहले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। आप जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं वारका तारिक कोयटा से बात कर रही हूँ। जी बताइए वारका। हाँ जी, एक तो मुझे एच पायलरी के बारे में डॉक्टर साहब से पूछना है और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि चूंकि मेरा ताल्लुक कोयटा से है, बलोचिस्तान से, तो यहाँ पे तकरीबन मेरे सर्वे के मतलब अपने एक ज़ाती सर्वे के मुताबिक मेरा ख्याल है कि 80% लोग मैदे के मरज में मुब्तला हैं। ठीक है। तो कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम जिनसे राब्ता हमारा होता है औरतों से, मेड वगैरह से, तो हम उनको कौन सी ऐसी चीज दें, जैसे वो राइज़ खाती रहती हैं, जैसे वो शरबत जो है वाइट कलर का वो पीती रहती है, कोई ऐसी चीज हो मतलब जो क्रॉनिक पेशेंट नहीं है जैसे, उसको हम दे सकें कि भाई ये रिलीफ आपको इससे मिलेगा। ठीक है। क्योंकि ये नस्वार और यहाँ पे सिगरेट आपको पता है यहाँ पे ये चीज आम है, हुक्का आम है, तो इस वजह से कोयटा में दूसरे इमराज के साथ साथ मैदे के इमराज भी बहुत ज्यादा है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वर्का की मेडिकल टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी थी। अच्छा, जैसे ने बात की कि सिगरेट और नस्वार का इस्तेमाल किया था, उसके अलावा गोश्त का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो सबसे पहले तो डाइट के लिए काउंसिल करें, सब लोगों को एजुकेट करें कि ओवर ईटिंग ना करें और खाने में भी ख्याल करें कि चिकनाई को कम करें, चिकनाई और जो मिर्च मसाले हैं उनको कम करें। दूसरा ये कि जैसे उन्होंने कहा कि किसी को देना हो तो रूटीन में तो आप पहले एंटासिड ही उनको दे सकते हैं। ठीक है। तो वो कह रही थी ना कि वो वाइट शरबत कार्बोनेटिव कह रही होंगी। हाँ, वो एंटासिड उनको आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डाइट और बेसिकली एक्सरसाइजेस भी नहीं करते हैं ना, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ भी लेकर आएंगे ताकि डाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल थोड़ा थोड़ा खाएं। और फिर वक्त भी, हम बहुत ज़्यादा लेट खा के फ़ौरन सो जाते हैं, तो लेट भी ना खाएं और थोड़ा सा एक्सरसाइज और वर्जिश भी करें। तो ये जो कह रही हैं कि उस तरफ ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसका कोई ख़ास रीज़न है कि उस रीजन में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है? उधर जो है मैंने जैसे बताया कि गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, और ये स्मोकिंग वगैरह वो कह ही रही हैं। तो बेसिकली जो भी ख़वातीन भी आ रही हैं या सारा कुछ भी है, आपने उनको कहना है एक तो डाइट में अपना पोर्शन कंट्रोल करें, सही बैलेंस किस्म की डाइट, फाइबर, जो फल फ्रूट है आपके पास, तो कोयटा में इतने सारे फ्रूट ऑर्चर्ड्स हैं, फल फ्रूट है, फल को पूरा पूरा खाएं। ये जो तलबीना है या दलिया है, इसका जो रोल है, पानी ज़्यादा पिएँ और इस तरह की अपनी रूटीन जो है वो रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा कॉलर आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी वालेकुम सलाम जी, आतिफ बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी आतिफ, पूछिए।
मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था, मुझे पिछले अरसा 10-15 साल से ना मैदे का मसला है, एसिडिटी है बहुत शदीद किस्म की, और रात को स्पेशल बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एज कितनी है तो मैं जो है गैविस्कॉन वगैरह यूज कर रहा हूँ, सिरप जो है और रात को जो है वो मैं जब सोता हूँ दाईं करवट पे तो ठीक रहती है, बाईं करवट पे सोता हूँ और वो ज्यादा बढ़ जाती है। प्लस जो है ना वो क्या नाम है, बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है। तकरीबन टेस्ट सारे में करवा चुका हूँ, वो क्लियर है। उम्र बता दें। उम्र कितनी है आपकी? 38 ईयर। ठीक है, और कोई वजन वगैरह कम तो नहीं हुआ? नहीं। ठीक है, और काम क्या करते हैं आप? डॉक्टर साहब मैं है प्राइवेट ही काम है मेरा। ऑफिस वर्क है? ऑफिस का काम करते हैं, बैठे रहते हैं हर वक्त, या चलने फिरने का काम है? जी जी, ऑफिस का काम। अच्छा, घबराहट वगैरह तो नहीं होती है आपको? होती है, किसी टाइम फील होती है। ठीक है, और नींद कैसी है आपकी? नींद प्रॉपर नहीं है। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऐसा है कि हम वहीं वापस आ जाते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। बिल्कुल, जैसे उन्होंने बताया कि मेरे बुनियादी टेस्ट जो हैं वो ठीक हैं और इतने अरसे से एसिडिटी रह रही है, यंग एज है, तो मोस्ट लाइकली स्ट्रेस रिलेटेड फंक्शनल डिस्पेप्सिया है। तो इसमें जो चीज़ें मैंने पहले बताई डाइट में वो चीज़ें करेंगे। उसके अलावा इनको मैं कहूँगा कि कोई आउटडोर एक्टिविटी शुरू करेंगे, थोड़ा सा वॉक शुरू करें, अपने आप को रिलैक्स रखें, ओवर थिंक ना करें। तो तब जाके बेसिकली आइडेंटिफाई करने के कॉज क्या है। इनके केस में कॉज स्ट्रेस ही है, ठीक है, तो वो इसको एड्रेस करेंगे तो ये सेटल होगा। तो डॉक्टर साहब, इतने सारे लोगों को स्ट्रेस है, मुझे लगता है क्वेटा में भी वही था और ये इधर भी वही था, और हर जगह से स्ट्रेस रिलेटेड आपकी सारे कंसर्न्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है इससे पहले तो लोग कभी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी या मैदे के मसले को या जिगर के मसले को दिमाग या असाब से बिल्कुल रिलेट नहीं करते थे। तो क्या अब आपकी प्रैक्टिस में साथ एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट मौजूद होता है जो कॉन्स्टेंटली आपकी दवाइयों के साथ साथ अगलों को रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी बताए? क्योंकि देखिए यंग लड़के हैं, कह रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो उसका क्या है आपके ख्याल में? देखें, ये मल्टीपल्स हैं जिसमें स्ट्रेस एक फैक्टर है, उसके अलावा डाइट है, फिर मेडिसिन हैं, तो फिर कुछ और डिजीज़ भी हैं। तो ये सारे कुछ लोगों में 2 फैक्टर होते हैं, कुछ में 3 होते हैं। अक्सर तो देखा है स्ट्रेस के साथ फास्ट फूड है, डाइट का रोल है, फास्ट फूड, स्मोकिंग है, प्रोसेस्ड मीट है जो हम खाते हैं, ये नगेट्स वगैरह या बर्गरों के फॉर्म में, या फिर ये जो आपका रिफाइंड फ्लावर है जो मैदे की हम चीज़ें खा रहे होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कितनी फाइबर की उसमें कमी है और कितना जहरीला मवाद है ये हमारे? बिल्कुल, उसमें फाइबर पे कमी है और प्रोसेस्ड फूड्स तो चले हुए ही, साथ फिर जिस तरह वो पकाए जाते हैं वो भी बड़ा मैदे के लिए नुकसानदेह होता है। और एक तरफ ये चल रहा होता है, साथ स्ट्रेस का भी इशू होता है, और फिर स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा, स्मोकिंग और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रही होती हैं, उस स्टमक को नुकसान पहुंचा रही होती है। अच्छा, जो बहुत सारे लोगों को स्टूल सॉफ्टनर्स की या लैक्सेटिव की आदत पड़ जाती है कि जब तक हम ये दवाई नहीं पियेंगे तब तक हमें जो है वो पखाना नहीं आएगा, या वो सिगरेट पियेंगे तभी उनको पखाना आएगा, तो उसके लिए जो जिन लोगों को इस चीज़ की आदत होती है वो क्या करें? उसमें यही है कि सबसे पहले तो आपने देखना है कि उसका कॉज क्या है। यंग एज है, कोई सिम्टम और इस तरह का नहीं है जो हमें परेशानी वाला हो, तो फिर तो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हमने डिस्कस की। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, फाइबर बढ़ाएं और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जो कॉन्स्टिपेशन करती हैं। और अगर फिर नहीं होता तो फिर स्टूल सॉफ्टनेस की तरफ हम जाते हैं, और अगर फिर भी रहता है तो फिर हम इसकी असेसमेंट करते हैं कि इसकी वजह क्या है। अच्छा, ये जो छोटे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल अपने माँ बाप को सोने नहीं देते, इनके पेट में बहुत मरोड़ पड़ा होता है, कॉलिक जिसे हम कहते हैं, चीख रहे होते हैं, इसका क्या हल है, क्या देना चाहिए माँ बाप? इसमें अक्सर तो ये होता है कि चूँकि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई जा रही होती तो वो मतलब एक बड़ा माँ का दूध बेहतर है। जी बिल्कुल, माँ का दूध बेहतर है। ठीक है, तो माँ के दूध पे ही अफजल है। और ये भी देखेंगे जो दूसरा दूध दे रहे हैं वो सूट कर रहा है कि नहीं, और खुदा ना खास्ता नहीं सूट कर रहा तो उसको आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो एलर्जिक भी होते हैं। और वैसे आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मोस्ट आइडियल डाइट फॉर अ गुड गट? ठीक है, जैसे प्रोबायोटिक्स हैं, लोग कहते हैं दही का इस्तेमाल करें, किमची विमची आजकल बहुत चली हुई है, तो ये जो प्रोबायोटिक है ये दही का इस्तेमाल या लस्सी का इस्तेमाल कितना अच्छा है? बिल्कुल, जो जितनी भी ये डाइट्स हैं जिनमें प्रोबायोटिक्स हैं ये अच्छी हैं। प्रोबायोटिक्स का रोल इवन एच पाइलोरी की रेडिकेशन में भी आ चुका है, फिर आपकी बैक्टीरिया ओवरग्रोथ में भी ये यूज़ होते हैं। बहुत सी आपकी जो गट रिलेटेड इशूज़ हैं उनमें प्रोबायोटिक का रोल है, तो ऐसी डाइट्स बिल्कुल यूज़ करनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो चिकनाई मिर्च मसाले वाली, हमारा ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हमारी एक ट्रेडिशन है कि हम जो है बहुत ज़्यादा मसाले खाते हैं, और बहुत जिस वजह से हमारे खाने पकाए जाते हैं वो तरीका बड़ा गलत है और हमें उसकी आदत हो चुकी है। तो अगर हम उसमें थोड़ी सी चेंज लाएंगे, घी को कम करेंगे, ज़्यादा तली हुई चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, तो हमारे मैदे बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, जो खाली पेट बहुत सारे लोग एनासिड्स या डिस्प्रिन या एस्प्रिन खा लेते हैं जिसकी वजह से भी ज़ख्म ख़राब होता है, इसके ऊपर भी बात करें कि खाली पेट दवाई खाना
या खाली पेट ही चाय या कॉफ़ी पी लेना कितना नुकसानदेह है? देखिए, कोई भी पेन किलर कभी भी खाली पेट ना खाएं उसको। और वैसे तो पेन किलर्स कोशिश करें अवॉइड करें, क्योंकि पेन किलर्स जो हैं वो मैदे की बीमारी के ज़ाहिर है कॉज तो बनते ही हैं, साथ अल्सर का एक बहुत बड़ा कॉज जो ये पेन किलर्स होते हैं। और ख़ाली पेट खाना तो बिल्कुल अपने साथ दुश्मनी है, तो कभी भी कोई भी दर्द की दवाई है वो खाली पेट ना खाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हैदर अब्बासी हमारे साथ थे, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने इन डिटेल आपको बताया है कि किस तरह अच्छी सोच, अच्छा रवैया, और जब आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, हर चीज़ के अंदर से हुस्न को देखेंगे, उसी को लेंगे और बिल्कुल अपने सर के ऊपर सवार नहीं करेंगे, किसी किस्म की नेगेटिविटी, स्ट्रेस, मनफी ख्याल को जन्म नहीं देंगे, तभी आपका मैदा भी खुश रहेगा। तो अपनी अच्छी सेहत के लिए अब से अच्छा सोचिए, कम कम खाइए, बहुत सारी वर्जिश कीजिए और हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहिए, तो आपका गट भी मुस्कुराता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।